गरीब बुढ़िया के सोने के जामुन। जमुना गहरी नींद में झोपड़ी में सो रही होती है, जहां वो सपनों में होते हुए खुद को सोने के जामुन के बड़े से पेड़ के पास देखती है, जहां ढेरों जामुन के पेड़ और एक महल भी होता है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो चारों तरफ सोने के जामुन के कई सारे पेड़ हैं। कितने सारे जामुन है यहाँ। इससे मेरे घर की गरीबी मिट जाएगी। गरीब जमुना खुश होकर उन सोने के जामुन को तोड़ने लगती है। तभी अचानक से वो जाग उठती है। आज फिर से मैंने सपने में सोने के जामुन देखे। लगता है गरीबी के कारण मैं ज्यादा ही सोचने लगी हूँ, मगर सपने कभी हकीकत जिंदगी में सच नहीं होते। ये कहकर जमुना जल्दी से खाना बनाकर जामुन बेचने जाते हुए कहती है, सोनू, गीतू, मैंने खाना बना दिया है, तुम दोनों खा लेना। मैं जामुन बेचने जा रही हूँ। ये कहानी है जमुना की, जो कि बहुत ही बूढ़ी होती है। वो अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए रोज ऐसे ही कड़ी धूप और गर्मी में जामुन की टोकरी सर पर लेकर गली गली गांव गांव घूमकर जामुन बेचती है। जामुन ले लो, जामुन, काले काले मीठे रसीले जामुन, स्वादिष्ट सस्ते जामुन, एक बार खाओगे बार बार आओगे। उस रोज जमुना को सुबह से शाम हो जाती है, मगर कोई भी उससे जामुन नहीं खरीदता। हे भगवान, आज तो मुझ गरीब बुढ़िया के थोड़े से भी जामुन नहीं बिके। मुझे अपने जामुनों को कहीं और जाकर बेचना होगा। बूढ़ी जमुना जामुन बेचते बेचते गांव से थोड़ी दूर आ जाती है। जामुन ले लो, जामुन, काले रसीले मीठे जामुन, आओ। अचानक बूढ़ी जमुना को एक बड़ा सा महल दिखाई देता है और तभी महल के झरोखे में से एक सुंदर सी राजकुमारी झांक कर कहती है, इस बूढ़ी अम्मा के जामुन तो बड़े काले और मीठे लग रहे हैं, अंदर आ जाओ बूढ़ी अम्मा। गरीब बूढ़ी जमुना जल्दी से अंदर आती है। जमुना ने इतना खूबसूरत महल अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अम्मा, अब जल्दी मुझे जामुन खिला दो। जमुना जल्दी से रानी को जामुन खाने को दे देती है। ये लीजिए राजकुमारी जी। वाह, इतने रसीले मीठे जामुन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। सचमुच बूढ़ी अम्मा, आपके जामुन बड़े ही स्वादिष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी। वैसे गर्भावस्था में जामुन खाना आप और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए लाभदायक है राजकुमारी जी। अम्मा, आप मुझे राजकुमारी नहीं बेटी कहिए, और ये बाकी के जामुन भी मुझे दे दीजिए। बुढ़िया अपने सारे जामुन उस गर्भवती राजकुमारी को दे देती है। बदले में खुश होकर संवेदिता अपने गले में पहना सोने का हार उसे दे देती है। ये लीजिए बूढ़ी अम्मा, ये आपके लिए मेरी तरफ से भेंट रख लीजिए। बेटी, मैं ये नहीं ले सकती। मुझ गरीब बुढ़िया को बस मेरी मेहनत का मोल दे दो। कुल मिलाकर सारे जामुन के 500 रुपए बनते हैं। राजकुमारी बूढ़ी जमुना को पैसे दे देती है। गरीब जमुना को पहली बार जामुन बेचकर 500 रुपए मिले थे, वरना तो दिन भर में 100-200 रुपए से ज्यादा के जामुन उसने अभी तक कभी नहीं बेचे थे। राजकुमारी कितनी दयालु थी, उनके कारण मैंने 500 रुपए के जामुन बेचे हैं। आज मैं अपने प्यारे प्यारे पोते पोतियों को अच्छा खाना खिला सकूंगी। पैसे लेकर बुढ़िया राशन लेने लाला के पास आती है। लाला, मुझे 1 किलो बासमती चावल दे दो। क्या बात है जमुना मौसी, घर पर कोई दावत है क्या? बस आज भगवान की दया से मुझ गरीब बुढ़िया के सारे जामुन बिक गए। गरीबी और पैसों की तंगी के कारण हमेशा मेरे पोता पोती प्याज रोटी और रूखा सूखा खाकर रह जाते हैं। उनका पुलाव खाने का बड़े वक्त से मन है। आज पैसे हैं तो सोचा बना दूं। ये लो पैसे, सामान दे दो। लालची लाला झट से हाथ बढ़ाकर पैसे ले लेता है, मगर जमुना को कुछ भी नहीं देता। लाला, इतनी देर हो गई, मुझे मेरा सामान तो दे दो। लाओ पैसे। अभी तो मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे। अरे वो तो पिछले उधार के बाकी थे, उसमें से काट लिया। तुम गरीब होते ही ऐसे हो, उधारी खाने को खा लेते हो पर पैसे देने में अम्मा मर जाती है तुम्हारी। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई बासमती चावल खरीदने वाली गरीब बुढ़िया कहीं।
जमुना रोते हुए घर लौट आती है। दादी माँ, आप आ गई। मैंने खाना बना दिया है, चलिए खाना खाते हैं। घर में तो ना के बराबर आटा था, उसकी कुछ रोटियां बनी होंगी। अगर उसे मैं खा लूंगी तो मेरे पोते पोतियों को आधा पेट खाना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चली हूँ, मेरा खाना जरूरी नहीं। गीतू बेटी, तुम और सोनू खाना खा लो, मैं खा कर आई हूँ। चलो दीदी, हम खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अपने पोते पोतियों की भूख के आगे गरीब जमुना पानी पीकर सो जाती है और अगले दिन फिर से जामुन बेचने जाती है। जामुन ले लो जामुन, ताजे रसीले मीठे काले जामुन। आ गई आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से मुझे अपने जामुन खिला दो। ये लो बेटी। अम्मा, आपके इन जामुन में गजब का स्वाद है, अमृत से भी मीठे हैं ये जामुन। वैसे अम्मा, ये उम्र तो आपके आराम करने की है, फिर आप बढ़ती उम्र में जामुन क्यों बेच रही हो? अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए मैं बुढ़िया जामुन बेचती हूँ बेटी। कुछ साल पहले मेरा बेटा और बहू इस दुनिया से चले गए, फिर मैं और मेरे पोते पोती कई दिनों तक दाने दाने को तरसते रहे। किसी ने हमारी मदद नहीं की, तब से मैं जामुन बेचने लगी। तो फिर अब से आप अपने सारे जामुन मुझे बेच देना अम्मा। ऐसा बोलकर वो रानी बुढ़िया के सारे जामुन खरीद लेती है और पैसे के साथ अपने सोने के कंगन भी दे देती है। अम्मा, ये मेरे सोने के कंगन हैं, इसे आप रख लो, काम आएंगे। नहीं बेटी, मैं ये नहीं ले सकती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ ही दिनों में राजकुमारी और गरीब बूढ़ी जमुना के बीच गहरा लगाव बन जाता है। वो रोज जामुन बेचने वहां आती, मगर एक दिन जामुन बेचकर घर लौटते वक्त जमुना बारिश में भीग जाती है और बीमार हो जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर मैं जामुन बेचने नहीं गई तो मेरे सारे जामुन गल जाएंगे। मुझे जामुन बेचने जाना होगा। दादी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, आज मैं जामुन बेचने जाती हूँ। दीदी आप जाओ, मैं दादी का ख्याल रखूंगा। गीतू जल्दी से जामुन बेचते हुए महल आती है। क्या बात है, आज तुम यहाँ? अम्मा नहीं आई? दादी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत बीमार है। उनके सिवा हमारा कोई नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम पूरी तरह अनाथ हो जाएंगे राजकुमारी जी। ऐसा नहीं होगा गीतू। सिपाहियों, जल्दी से जाओ और अम्मा को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में 2 सिपाही जमुना को लेने आते हैं। राजकुमारी ने आपको बुलाया है। थोड़ी देर में जमुना महल आ जाती है और राजकुमारी कहती है, बूढ़ी अम्मा, आ गई आप, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर राजकुमारी टोकरी में भरे जामुन पर हाथ फेर कर कुछ शब्द गुनगुनाती है। तभी अचानक से सारे जामुन जादुई सोने के जामुन बन जाते हैं, जिसे देखकर गरीब दादी पोती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोने के जामुन? बेटी, तुमने ये कैसे किया? अम्मा, आप ये तो जानती हैं कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मगर मेरे भले स्वभाव के कारण भगवान ने मुझे ये वरदान दिया था कि मैं 2 बार गरीब की मदद करके उनकी जिंदगी बदलूंगी। मैंने आपसे पहले भी एक बार एक गरीब की मदद की थी और दूसरी बार मैंने वो जादू आपके लिए इस्तेमाल किया। मैंने आपके खुददारी को कई बार भापा भी था, जिसमें आप खरी निकली। आज से ये सारे सोने के जामुन आपके हैं, इन्हें बेचकर अपनी जिंदगी को बदल लीजिए। राजकुमारी जी, आप मुझ गरीब बुढ़िया की इतनी मदद कर रही हैं। आपके गांव वालों ने कोई सवाल खड़ा किया तो मेरा ये महल आप दोनों ही देख सकती हैं। आपके सिवा इस गांव के लोग मेरे महल या मुझे या मेरे दास दासियों को नहीं देख सकते, क्योंकि मेरा ये महल केवल साफ मन वाले ही देख सकते हैं। जाइए और अपनी जिंदगी शुरू कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने आज मुझ गरीब बुढ़िया की बहुत मदद की है। अब मैं मेरे पोते पोतियों को अच्छी जिंदगी दे सकूंगी। गरीब बुढ़िया सोने की जामुन और गीतू के साथ गांव लौट आती है और सारे के सारे सोने के जामुन को सुनार को बेचकर अपने और अपने पोते पोतियों के रहने के लिए पक्का मकान बनवा लेती है। दादी माँ, अब तो हम अमीर हो गए हैं ना। आप मेरा और दीदी का स्कूल में दाखिला भी दिलवा दीजिए ना। मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। हाँ मेरे लाल, मैं कल ही तुम दोनों का स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगी।
अब तुम्हारी दादी माँ तुम्हारे पढ़ने लिखने की ख्वाहिश को मरने नहीं देगी, वो तुम्हें खूब पढ़ाएगी। अगले ही दिन जमुना गीतू और सोनू का अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा देती है। साथ ही खुद एक राशन की दुकान खोलकर गरीबी से उभरकर खुशियों भरी जिंदगी जीने लगती है। मगर अब कहीं न कहीं गरीब जमुना को ये यकीन हो जाता है कि कभी कभी देखा गया ख्वाब को हकीकत होते देर नहीं लगती। रिया अपने माता पिता दर्पण दामिनी के साथ अपने बड़े से घर में बैठी थी। उस समय रिया के घर में एक रमेश नाम का अमीर लड़का अपने माता पिता सुजाता और बलराम के साथ बैठा हुआ था। दर्पण भाई, हमें आपकी रिया बिटिया बहुत पसंद है, इसीलिए हम चाहते हैं कि रिया और रमेश की शादी जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे आप चाहो। अब तो रिया बिटिया आपके घर की बहू बनने जा रही है, इस पर हमसे ज्यादा अब आपका हक है। रमेश के परिवार वाले रिया को देखने उसके घर आए थे। रमेश के माता पिता बहुत ही अमीर हैं। वो उसी गांव में रहते हैं। जैसे तैसे रमेश और रिया का रिश्ता तय हो जाता है। तभी रिया के घर रिया की बचपन की सहेली पायल आती है। पायल बहुत ही गरीब थी। रिया, ये लोग कौन है? पायल बिटिया, ये रिया के ससुराल वाले हैं। तुम्हारी सहेली का रिश्ता तय हो चुका है। अब बहुत जल्द तुम्हारी सहेली की शादी रमेश से हो जाएगी। क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी तय हो गई और मुझे इस बात की खबर ही नहीं? रिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पायल, मेरी बात तो सुन, मुझे खुद ही इस बारे में नहीं पता था। तू तो कुछ बोले ही मत रिया। दामिनी बहन, ये पायल कौन है? ये रिया की बचपन की सहेली है, इसी गांव में रहती है। हमेशा दोनों साथ साथ ही रहते हैं, हर काम साथ में ही करते हैं। अच्छा पायल बिटिया, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, मैं चाहती थी कि मेरी और रिया की शादी एक साथ हो, पर नहीं, यहाँ तो रिया अकेले ही पहले शादी करी, और वो भी मुझे बिना बताए। अपनी बचपन की सहेली के साथ तूने अच्छा नहीं किया रिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा ना एक और बेटा है कमलेश। क्या तुम मेरे बेटे कमलेश से शादी करोगी पायल? अगर कमलेश की शादी तुमसे हो गई तो फिर रिया और तुम, जो अब तक साथ रहते आए हो, आगे जीवन भर के लिए भी साथ रहोगे। सुजाता की ये बात सुनकर पायल और सब बहुत खुश हो जाते हैं। पायल सुजाता और उसके परिवार वालों को अपने घर ले जाती है, जिसके बाद गरीब पायल और रिया दोनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हो जाती है। रिया और पायल अपने ससुराल में थे। पायल का घर ऊपर था और रिया का घर नीचे। शादी के 2 दिन बाद, कमलेश, नीचे तो घर कितना बड़ा है और काफी सारे कमरे भी खाली पड़े हैं, फिर हम यहाँ ऊपर इतने छोटे कमरे में क्यों रहते हैं? हम नीचे सबके साथ क्यों नहीं रहते? पायल, मैं रमेश का सगा भाई नहीं हूँ। सुजाता माँ मेरी सगी माँ नहीं है, मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, इसीलिए वो मुझे नीचे नहीं रहने देते। क्या आप माँ जी के सगे बेटे नहीं हैं? हाँ पायल, इसीलिए माँ सबसे ज्यादा प्यार रमेश से करती है। उसमें क्या, मैंने 2 दिन में देखा है आप माँ जी की कितनी परवाह करते हैं, उनसे कितनी इज्जत से बात करते हैं। फिर माँ जी आप में फर्क क्यों करते हैं? देवर जी को इतना आलीशान कमरा दिया माँ जी ने, उसमें एसी है, हर बात का ऐशो आराम है, और आपके पास इस कमरे में एक पंखा भी नहीं है। ऐसा क्यों जी? इतना भेदभाव क्यों? पता नहीं पायल। उतने में सुजाता पायल को आवाज लगाती है। अरे कहाँ मर गई हो पायल? सुजाता की आवाज सुनकर पायल नीचे आती है। जी माँ जी। महारानी ऊपर अपने कमरे में क्या बैठी है? यहाँ घर में कितना काम पड़ा है, चल जल्दी घर का काम कर। जी माँ जी। तभी रिया अपने कमरे से बाहर आती है। चल पायल, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। रिया बहू, तू क्यों काम करेगी? इस घर का सारा काम ये पायल ही करेगी। इसके अनाथ पति कमलेश को भी हम पालें, और अब क्या इस गरीब पायल को भी पालें? तू क्या देख रही है पायल? चल जाकर घर की सफाई कर। पायल घर के काम में लग जाती है। तभी रिया सुजाता से कहती है, माँ जी, जेठ जी तो आपके बेटे हैं ना, फिर आप उन्हें अनाथ कैसे कह रहे हो? रिया बहू, कमलेश मेरा सगा बेटा नहीं है, वो मेरा सौतेला बेटा है। मेरा अपना बेटा रमेश है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी तुम्हारी गरीब सहेली से करवाई, ताकि वो पायल हम सबकी सेवा कर सके। पर माँ जी, घर में तो इतने सारे नौकर हैं, फिर भी आप पायल से क्यों घर का काम करवा रहे हो? रिया बहू, जब पायल जैसी नौकर इस घर में आ गई है तो फिर बाकी नौकर की क्या जरूरत है? मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ। इतना कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। तभी रिया अपने कमरे में रमेश के पास आती है और रमेश को सारी बात विस्तार से बताती है। रिया, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। माँ बचपन से ही कमलेश भाई से नफरत करती आ रही हैं। मैं और पिताजी माँ को कह कहकर थक चुके हैं कि कमलेश भाई को अपने साथ नीचे रहने दीजिए, पर पता नहीं माँ को इतनी नफरत क्यों है कमलेश भाई से। और अब माँ जी मेरी सहेली पायल को परेशान कर रही हैं। रिया, तुम माँ को कुछ मत कहो, वो हमेशा अपने मन की ही करती हैं।
अपनी सास का ऐसा भेदभाव देखकर रिया हैरान हो जाती है। तभी सुजाता घर के सारे नौकर को हमेशा के लिए घर से निकाल देती है और अकेली पायल से ही घर का सारा काम करवाने लगी। दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। रिया उस घर में रानी की तरह रहने लगी और गरीब पायल नौकरानी बनकर रहने लगी। एक दिन रिया अपनी सास सुजाता से कहती है, माँ जी, आप मुझे घर का काम क्यों नहीं करने दे रहे? पायल की तरह मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। बेचारी पायल ही अकेले घर का सारा काम कर रही है। ऐसे किसी को सताना अच्छी बात नहीं है माँ जी। रिया बहू, तुझे मैं अच्छे से कह रही हूँ, तू तो मेरे सर पर ही आकर बैठ रही है। तू इतने बड़े घर की बहू है, इतनी अमीर सास की बहू है। अगर तू ऐसे नौकरों की तरह घर का काम करेगी और अगर किसी ने तुझे घर का काम करते देख लिया तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? कितने अमीर होकर अपनी बहू से घर का काम करवा रहे हैं। और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए ना रिया बहू, कि तुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा। माँ जी, जब आपको अपनी इज्जत, मेरी इतनी ही चिंता है तो मेरी तरह पायल भी आपकी बहू है। फिर आप पायल से क्यों घर के सारे काम करवा रहे हैं? उसके आते ही आपने क्यों घर के नौकर को निकाल दिया? पायल इस घर की बहू नहीं है, वो और उसका पति इस घर में केवल एक नौकर की हैसियत से रह रहे हैं, समझी तुम? इस घर का बेटा केवल रमेश है और बहू केवल तुम हो, समझी? अब जाओ और अपने कमरे में जाकर बैठो। आज के बाद अगर उस पायल का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी, समझी? अपनी सास का ऐसा अवतार देख रिया के होश उड़ जाते हैं। पायल अपने सास के ऐसे भेदभाव से काफी परेशान हो चुकी थी। रिया और सब मिलकर नीचे आलीशान घर में एसी में सोते थे और बेचारे पायल और कमलेश गर्मी में ऊपर उस छोटे से कमरे में सोने लगे। एक रात पायल रोते रोते कमलेश से कहती है, कमलेश जी, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही हैं माँ जी? वो क्यों हमसे इतनी नफरत कर रही हैं? माँ जी कभी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। मुझे नहीं रहना जी अब यहाँ। पायल, मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, पर देखना पायल, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दोनों आपस में बातें करके रोते जाते हैं। अगले दिन सवेरे सुजाता बलराम अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी उनके साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें सुजाता की दोनों किडनियां डैमेज हो जाती हैं और बलराम की दोनों आंखें चली जाती हैं। अब हॉस्पिटल में सुजाता को बचाना नामुमकिन था। रमेश, कमलेश, आपके माता पिता की हालत बहुत खराब है। आपकी माँ की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर उन्हें जल्द से जल्द एक किडनी नहीं मिली तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ या रिया की किडनी ले लो। नहीं रमेश, तुम दोनों के सामने अभी सारा जीवन पड़ा है। डॉक्टर साहब, आप मेरी एक आंख मेरी पिता को लगा दीजिए और मेरी एक किडनी माँ को लगा दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, और मेरी भी एक आंख ससुर जी को लगा दीजिए और मेरी एक किडनी माँ जी को लगा दीजिए, क्योंकि जैसे मेरे पति दिखेंगे वैसे मैं भी दिखूंगी। हम दोनों एक आंख और एक एक किडनी के सहारे अपना जीवन बिता लेंगे। ये सुनकर डॉक्टर तक की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसके बाद दोनों अपनी एक एक किडनी और एक एक आंख सुजाता बलराम को दे देते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में सुजाता बलराम ठीक होकर घर चले आते हैं। जब सुजाता और बलराम को कमलेश और पायल के बलिदान के बारे में पता चलता है तो वो दोनों कमलेश और पायल के कदमों में गिर जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने हमारी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मैं तुम दोनों से जीवन भर नफरत करती आई। मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरा कमलेश बेटा, मैंने बचपन से तुझे कितना तड़पाया और आज तूने मेरी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ही मेरा सच्चा बेटा है। सुजाता रो रो कर पायल और कमलेश से माफी मांगती है। सुजाता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद सुजाता कमलेश और पायल से सगी माँ से बढ़कर प्यार करने लगी और उसके बाद सब हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन बसर करने लगे।